इस साल के एसएसटी का पेपर सबसे ज्यादा टफ पेपर रहने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि इस साल सोशल साइंस में जितने ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, एक तो इसका जो पेपर पैटर्न था वो चेंज कर देगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो आपको ये पेपर एक बार जरूर जरूर से देखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। ये सब बकवास मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कि वो जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है उसको आपसे ज्यादा मार्क्स क्यों मिलेंगे, उसके पीछे का मैं रीजन आपको बताता हूं। वो है उसका आंसर राइटिंग की टेक्निक। अब देखो यहां पर सेक्शन ए बी सी डी ई, ये 5 सेक्शन है। इन सभी के अंदर आंसर राइटिंग टेक्निक अलग अलग रहेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं एग्जाम के अंदर। जब भी आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आता है तो उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आप 2 से 3 पॉइंट लिखिए, या फिर 2 लाइनर ये क्वेश्चन रहता है। इसमें बस आपको 2 चीजें उसके बारे में बतानी होती है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट टू द पॉइंट बात लिखो। मैं तो बोल रहा हूं कि बड़ा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधी लाइन में भी अगर आप लिखते हो 3 बातें, तो भी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से अगर लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स का आता है, तो इसमें 6 से 7 पॉइंट रहते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे कि इसके डिवीजन में आएगा, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो अगर 1 मार्क का है तो उसके लिए 1 पॉइंट या फिर 1 लाइनर रहता है। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 से 3 पॉइंट। और आपको कोशिश ये करनी है कि खास करके जब भी आप एसएसटी का एग्जाम दे रहे हो, तो एसएसटी में स्पेशली आप ये पैराग्राफ लिखना अवॉइड करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका आंसर शॉर्ट दिखता है, और एक तरीके से टीचर के, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको इंप्रेशन के लिए अच्छे पॉइंट्स में आंसर लिखना होता है। तो कोशिश करिए कि आप इसमें पैराग्राफ टाइप में ना लिखें, आप इसमें लिखेंगे एज अ पॉइंट टाइप में। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो रहती है, ये क्या करनी है, ये आपको क्वेश्चन से कॉपी करनी है, बस क्वेश्चन से कॉपी करनी है। अगर आपको कम भी आता, आप 2 भी पॉइंट लिखते हो, तो यहाँ पर टीचर आपको कई बार मार्क्स दे देगा। तो बस आपको ये लिखना है, 1 2 3 पॉइंट आपने लिखे, आपको डेफिनेटली यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। सो ये बात बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको इसमें खास करके ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि इस साल के बोर्ड्स पेपर में होने जा रहा है, वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इस बार एमएसक्यू पूछे जाते हैं। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, जैसे कि अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर जैसे कि आपको 1 2 3 4 ऑप्शन गिवन है। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपको कॉम्बिनेशन गिवन है, मतलब कि 1 से ज्यादा सही हो गए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। ऐसे काफी सारे पूछेंगे, इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते। अब सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। अब सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और सेम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, सो मिस मत करना। तो भाई देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फ्लोकोर। तो अब ये फ्लोकोर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार इसको बता देता हूं कि फ्लोकोर का मतलब क्या होता है, कि स्टोरीज होती हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज, जो कि आप लोगों की दादी वगैरह सुनाती हैं। ये स्टोरीज क्यों बनाते थे? आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको किसी की स्टोरी बता रहा हूं, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको अपने देश के ऊपर गर्व हो, एक सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर है कि हाँ भाई, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी रहते थे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, कि टू रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी, कि हमारे देश के प्रति हमारे अंदर एक भावना जागे कि हम भी हमारे देश को छुटवाना चाहते। इस तरीके से वहां पे किया गया था। फिर उसके बाद में आगे बढ़े उससे पहले मेरे पास में एक स्पेशल चीज है आप लोगों के लिए। सो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लेना। देन फिर इसके बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको एक पाई चार्ट गिवन है, और उसमें बोला गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% ऑफ लैंड अंडर प्लेन्स, कि यहाँ पर आपको लैंड्स के परसेंटेज दिया हुआ है कि प्लेन्स में इतनी है, माउंटेन्स में इतनी है, प्लेट्यूज में इतनी है। तो आप लोग इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर लैंड का मतलब क्या है। प्लेन्स मतलब सीधी जमीन है, वहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर आप खेती भी कर सकते हो, वहां पर आप प्लांट्स भी लगा सकते हो, वहां पर इंडस्ट्री भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। माउंटेन्स तो आपको बताइए पहाड़ होते हैं, उन पर कुछ नहीं किया जा सकता। और वहीं पे जो प्लेट्यूज होते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भैया प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो देखो, प्लेट्यूज एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि वो रिच रहती है, जहां पर फॉसिल फ्यूल्स हमें मिल सकते हैं। आपने देखा होगा फॉसिल फ्यूल मिल जाते हैं, या फिर वहां पर मिनरल्स मिल जाते हैं, या फिर वहां पर हमें ओर्स मिल जाते हैं। तो ऐसी जो
लैंड रहती है वो प्लेट्यूज की कैटेगरी में आ जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेट्यूज, और प्लेन्स के अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें बोला गया है कि लैंड अंडर प्लेन्स, तो अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या कहा गया कि टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो सीधी सी बात है भैया, जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है, वो आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि हमारे इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें आसपास में देखने को मिलेंगी। सबसे फर्स्ट आप क्या देख रहे हो अपनी आंखों से, सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है, वो है आप लोगों के लिए एयर। एयर कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है हमें नेचर से, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेचर से हमने सारी चीज़ें ले ली, खाना पीना। इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का घर, क्योंकि आप घर में तो बैठ के देख रहे हो, घर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में हम इसे इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड करते हैं। फिर ये तो हो गया। फिर उसके बाद में अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये किस में देख रहे हो, फोन में देख रहे हो, ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। तो इन तीनों चीज़ों का जब मिलन होता है तो ही यहाँ पर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे रहेगा नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये वाला आप लोगों को आंसर देना है। हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उन सभी के कमेंट्स को मैं लाइक करूंगा और उनको पर्सनली गिफ्ट भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है। सो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको एक बार क्वेश्चंस भी समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको डेटा गिवन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बोला गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव बर्थ इन 2018। मतलब ये डेटा देने का मतलब क्या है कि हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर मरे थे, मतलब कि एक तरीके से 1000 पैदा हुए थे, उनमें से कितनों की हेल्थ की वजह से वहाँ पर जान गई थी कि हेल्थ केयर उन्हें नहीं मिल पाया, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो हो गया। फिर सेकंड ये है लिटरेसी रेट। ये तो आप लोग बखूबी जानते हो कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है, ये हम लोग इसे लिख देते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है ए और बी का। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि एज पर द डेटा व्हाई द स्टेट बी इज हैविंग द लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो भैया यहाँ पर बोला गया है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 के ऊपर 30 स्टूडेंट मतलब 30 बच्चों की डेथ हो जाती है और यहाँ पे ही 7 बच्चों की डेथ होती है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है। लिटरेसी रेट हाई है तो एजुकेशन हाई है, एजुकेशन हाई होने से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो डॉक्टर नर्सेज वगैरह आसानी से अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर अच्छा है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शंस में क्या क्या है, सबसे पहले बोला गया कि इट हैज़ द हाई पर कैपिटा इनकम की, तो इसकी तो बात ही नहीं करी गई। फिर उसके बाद में सेकंड बोला गया कि इट हैज़ द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात नहीं है भाई। फिर आता है कि इट हैज़ गुड टीचर्स एंड स्कूल्स, ये करेक्ट तो है लेकिन ये इस पॉइंट की रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। यहाँ पर हेल्थ केयर की बात करी जा रही है, अगर बात करी जाती है एजुकेशन की तो हम इसे इंक्लूड करते, लेकिन लास्ट वाले के अंदर बोला गया कि इट हैज़ द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज सी और डी करेक्ट होते अगर वो इसकी बात करता, जैसे एजुकेशन की वो बात करता या फिर बेटर लिविंग की अगर वो बात करता, तो उस केस में हम लोग इसे करेक्ट करते। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों से 3 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में बात करी गई, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉरेस्ट क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर आप हंटिंग नहीं कर सकते, हंटिंग वहां पर बैन होती है। फिर सेकंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि लीगली कौन ऑन करता है, लीगली यहां पर इसे गवर्नमेंट इसे ओन करती है। फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर सकता है। अगर आपके पास में अच्छे खासे पैसे हैं तो आप एक अपना पूरा पूरा जंगल भी खरीद सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया। अब इसके बाद में कौन सी स्टेट में ये है, तो देखो भाई सबसे पहले रिजर्व्ड जो फॉरेस्ट हैं वो है हमारे यहाँ पर आप लोगों के आंध्र प्रदेश में, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि लीगली गवर्नड है, वो है हमारे हरियाणा के अंदर। फिर उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, जो कि मेनली किसी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज या फिर किसी भी एक पीएसयू भी इसे ऑन कर सकती है, इसको कोई भी ऑन कर सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट इज अ की फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन काइंड एंड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
तो अब आपको बोला गया है कि कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, 100% आने के चांसेस हैं। तो अब इसमें बोला गया है कि फर्स्ट में बोला गया कि इट इन्वॉल्व्स द लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो कि एकदम से करेक्ट बात है भैया। यहाँ पर ही क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं जिससे कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो पाए, सही ढंग से कर पाए। फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो आता है इसका, देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछें, ये है कि यहाँ पर द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पर डेट गलत है, ये आएगा यहाँ पर 1988 में ये स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है कि झारखंड पासेस द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गलत है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन सा था, वो था यहाँ पर उड़ीसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट। फिर इसके बाद में लास्ट में आता है कि द मेंबर्स ऑफ अ लोकल विलेज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इमीडिएट बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉर प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर ही क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लोकल विलेज कम्युनिटीज़ हैं वो हेल्प करते हैं जैसे कि नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स को यूज़ में ले। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया, तो इसलिए आप लोग मार्क करेंगे सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से एकदम से सावधान हो जाओ और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कि द पीपल्स ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डील विद द कंट्री पावर शेयरिंग एंड इन लीडिंग हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, विच वन रूट ऑफ द फेडरेशन हैव बीन अडॉप्टेड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ए बी सी डी में से कौन सा क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट होते ही फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप लोगों को ये देखने को मिलता है, जिसकी की डेफिनेशन भी आपको गिवन है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने एकदम से सही कमेंट किया है वो इसका सही आंसर है यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि 2 मैच द कॉलम आपको गिवन है, अब आप इनमें से करेक्ट आंसर बताइए। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर एथनिक। देखो एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है कि आपके कल्चर के बेसिस के ऊपर जो डिवीज़न रहता है, सोशल डिवीज़न, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थानी लोगों का मारवाड़ी कल्चर रहता है, वहीं पे महाराष्ट्र लोगों का महाराष्ट्रियन कल्चर रहता है, इसी तरीके से गुजराती लोगों का गुजरात वाला कल्चर रहता है, उनकी लैंग्वेज वगैरह वो सब कुछ एथनिक्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एथनिक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर मेजोरिटिज्म, जो कि हम लोग सिविक्स में पढ़ के आए कि एक कम्युनिटी क्या होती है, मेजोरिटी में होती है, दूसरी कम्युनिटी क्या होती है, माइनॉरिटी में होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेकंड वाले का क्या रहेगा कि अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी रूल अ कंट्री। तो यहां पर ये हो जाएगा। इसके बाद में सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट है, मतलब जो हमारे ऑप्शन मैंने बताया था, जैसे कि ए फर्स्ट वाले का क्या है वो है यहाँ पर डी ऑप्शन, सेकंड वाले का क्या है यहाँ पर सी ऑप्शन, फिर थर्ड वाले की बात करी जा रही है सिविल वॉर। अब सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, सिविल वॉर मतलब होता है, सिविल का मतलब कि पूरी पूरी कंट्री के अंदर ही वॉर है, कंट्री लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, वो एक ही कंट्री के अंदर अगर वॉर करती हैं तो उसे हम लोग सिविल वॉर में डालते हैं। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में यूनिटरी का मतलब होता है कि आइदर 1 और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो आप लोग इसे एक बार सही ढंग से मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट वाले का ऑप्शन था हमारा डी, फिर सेकंड वाले का जो ऑप्शन था वो था सी, फिर थर्ड वाले का जो ऑप्शन था वो था हमारे पास में बी, और फिर फोर्थ वाले का ऑप्शन था वो था ए। ये इसका आंसर है जो कि है हमारे 7th वाले का, ठीक है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बोला गया मिस्टर एक्स, चलिए आपका नाम बताइए। सबसे फर्स्ट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। यार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो मेरे को हर एक बच्चे का नाम तो पता होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है यार बिल्कुल भी आलस ना करो प्लीज़, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज अपना नाम एक बार कमेंट्स में ज़रूर से लिखना कि आपका क्या नाम है, और कुछ भी मत लिखो, चाहे कुछ भी मत लिखना, लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, डिसलाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना, लेकिन सबसे पहले क्या करना, अपना नाम एक बार जरूर से लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक्स जो है वो क्रेडिट लेता है टू मेक कैंडल फॉर दिस फेस्टिवल सीजन, की फेस्टिवल सीजन आ रहा था, अभी दिवाली आई थी, तो उसने क्या सोचा कि भैया मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं लोन ले लेता हूँ, एंड करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में वो ये है कि इट प्लेज अ वाइटल रोल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। बहुत सही बात है, इसने बहुत अच्छा किया कि इसने आईफोन खरीदने के लिए लोन नहीं लिया, क्योंकि आजकल चलन चल रहा है कि आईफोन लोन पर लेते हैं। जो लोग खरीद सकते हैं वो नहीं खरीदते, लेकिन जिनके पास में औकात नहीं है वो उसे यूज़ में लेते हैं, उसे खरीदते हैं। सॉरी, औकात वर्ड को यूज़ में लेने
के लिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो ये आता है कि द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये भी एकदम से सही बात है, अगर उसके पास में इनकम होगी तो वह आसानी से उस प्रोडक्शन को बियर कर पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि उसका अगर वो टाइम पर प्रोडक्शन कर पाएगा, अगर उसे लोन मिल गया तो आसानी से कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन ये है कि इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग द रिस्ट्रेन एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मान लीजिए कि वो किसी एसेट्स के ऊपर ना खर्च करके किसी लाइबिलिटी पे खर्च करता, अगर यहाँ पर वो बोलता कि ही टेक्स क्रेडिट टू बाय अ फोन, ठीक है, टू बाय अ फोन ओनली, तो यहाँ पर हम लोग बोल देते कि भैया वो तो क्या कर रहा है, उसको लोन लेने की आदत पड़ गई, तो इसीलिए गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है 9th क्वेश्चन, जिसके अंदर की कहा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इंजॉयज अ स्पेशल स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज। ऐसा क्यों है? सबसे पहले इसके अंदर रीजन बताया गया है कि द एरिया हैज़ द लश ग्रीन फॉरेस्ट। ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं उनको स्पेशलिटी दी जाएगी। नहीं, हमारा लॉ ऐसा है कि हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, फिर वो चाहे से अमीर हो, गरीब हो, कहाँ से भी बिलोंग करता हो, ऐसा है। लेकिन इनकी जगह क्यों है? तो सेकंड ऑप्शन दिया गया कि लिटरेसी रेट्स। गलत है भैया, लिटरेसी रेट्स इसकी हाई कहाँ है? इससे हाई हमारे पास में केरल की है, फिर उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि ड्यू टू दियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये सी ऑप्शन सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पैराग्राफ, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एक नेपोलियन है, नेपोलियन आपको बताया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर इसके हाथ में रॉड है और इसने होल्ड कर रखा है। आप देखेंगे कि इसके पीछे एक बैग है जिसमें से लेटर्स गिर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लेटर्स गिर रहे हैं। तो इस इमेज से क्या कहना चाहता था? तो इस तरीके की इमेज पब्लिश होती थी तो वहाँ पर इसके कैप्शन में लिखा जाता, यहाँ पर ये कौन है? ये है हमारे भाई साहब नेपोलियन, और इनके बैग के अंदर क्या है? ये है यहाँ पर इनकी टेरिटरीज, ठीक है, ये क्या है? ये है इनकी टेरिटरीज जो कि ये लूज करते जा रहे हैं क्योंकि इनकी पावर लॉस्ट हो रही है और ये इसमें सस्टेन करने की कोशिश करे, तो ये यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। इट शोज दैट टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम। नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का ही, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता वो यही करके आते हैं, वो ये है कि ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग इसको सिंपल सा बोलेंगे, ब्रोकन चेन का मतलब होता है फ्रीडम, कि आपने चेन तोड़ दी तो मतलब आपकी आज़ादी होगी। फिर इसके बाद में 11th क्वेश्चन आता है, ये मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन से यहाँ पे सही रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भैया ये तो सही है कि उनका भी एक्सपेंशन होता है। फिर नेक्स्ट ये आता है हमारे पास में ऑप्शन है इसमें कि एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एकदम से सही बात है भाई। फिर नेक्स्ट आता है कि नेशनलिज्म एंड ट्रेड बैरियर्स, तो क्या यहाँ पर ऐसा होता है? नेशनलिज्म और ट्रेड बैरियर्स होते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा नहीं। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे नहीं, ये एकदम से गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो ट्रेड बैरियर्स पहले थे, लेकिन जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आती, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप लोग इन ट्रेड बैरियर्स को हटाओगे जब जाके तो ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी कंट्री में आते, फिर वो ट्रेड करते, तो आपने एक तरीके से नेशनल और ट्रेड बैरियर तो हटा ही दिया ना, ये काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफन द पीपल्स फॉर जॉब, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि वो हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसके एकदम से करेक्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक ही एक जैसे ऑप्शन दो बार दे दिए। फिर 12th क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। सबसे फर्स्ट है कि इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एकदम से करेक्ट बात है भाई, एकदम से सही बात बोली है। फिर सेकंड ये आता है कि पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, ये भी सही बोल रहा है भाई। फिर थर्ड वाले के अंदर बोलता है कि द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत मतलब उसके अंदर बहुत सारे चेंज नहीं कर सकते, बस आप सिंपल सी बात ये समझो कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि चेंज इन द पावर शेयरिंग रिक्वायर्स द 1/3 ऑफ मेजोरिटी। देखो यहाँ पर इसने बोला तो
कुछ परसेंट सही बोला है, 1/3 मेजोरिटी नहीं होती है, वो होती है यहाँ पर 2/3 ऑफ मेजोरिटी। कितना? 2/3 ऑफ मेजोरिटी अगर रहता है तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 और 2 इसके करेक्ट हो गए, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। फिर इसके बाद में 13th क्वेश्चन आता है, उसमें बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, जो कि यहाँ पर लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर कि आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहले बोला गया है यहाँ पे बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास्ट, फिर लेटर 11 डिमांड सेंट्स टू विक्टनरी आयरविन, फिर नेक्स्ट आता है सॉल्ट मार्च। तो अब हम बोलेंगे कि भाई ये तो जो था ये सॉल्ट मार्च से पहले हुआ था, 3rd और 4th यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। फिर उसके बाद में सबसे पहले बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन किया था, एक नारा लगाया था गो बैक साइमन करके। फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज हुआ था, तो ये एकदम से सही गिवन है। फर्स्ट हुआ था, फिर उसके बाद में सेकंड हुआ था, फिर उसके बाद में थर्ड हुआ था, फिर उसके बाद में फोर्थ हुआ था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैं। अब आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा एक्सप्लेनेशन है, कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट शेयर जो होता है प्राइमरी सेक्टर का वो कैसा रहता है, हमेशा हाई क्यों रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रिफरेंशियली ट्रीट्स द प्राइमरी सेक्टर। तो क्या ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेफरेंशियली की सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को ट्रीट करती है? किस हद तक ये बात सही है? एक एक्सटेंट तक ये बात सही है कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर उनको लोन जो है उनके बेसिस के ऊपर काफ़ी कम इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं गाँवों के लिए बहुत सारी होती हैं। तो एक चांसेस है कि यहाँ पर सही होगा। फिर उसके बाद में सेकेंड ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रियन। एग्रियन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इसीलिए गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज भी वहां पे ही रहती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि इन एडवोकेट सर्विस सेक्टर फोर्सेस पीपल्स टू कंटिन्यू वर्क इन अ प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर एकदम से सही बात है कि यहाँ पर बहुत सारे जो सर्विस सेक्टर है जो कि जॉब करते हैं, मतलब कि पीपल्स को फोर्स करते हैं कि आप प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क कीजिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ऐसा कंफर्म नहीं है, हर बार ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते, मे प्रोवाइड आ सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये गलत हो गया। सेकेंडरी के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं लेकिन टर्शरी के लिए प्रोवाइड करवाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एमएनसीज कॉरपोरेशंस बैठी होती हैं जो कि क्या करती हैं, उनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो प्राइमरी सेक्टर से वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही रहेंगे। और यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा आप देख लेना कौन सा इसमें सही है। फिर 15th आता है हमारे पास में। 15th क्वेश्चन में कहा गया है कि बाय द 1870 caricatures and cartoon were being published in Indian journals and newspapers commenting on social and public issues। एकदम से सही बात अभी है, ये तो हुआ ही था जब भी प्रिंटिंग इंडिया के अंदर आई थी 1870s के अंदर। तो वहाँ पर कार्टून्स की वजह से, जैसे कि अब आप भी देखते होंगे कि मीम्स वगैरह बनती हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह को लेकर के एक मीम बनाई जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा नेपोलियन वाला। तो इसी तरीके की मीम्स उसमें भी उस टाइम पर भी बनती हुई आ रही थी, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि भाई ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट सेकंड, जिसके अंदर की बोला गया कि सम कार्नी नेचर्स प्रेस्ड द एजुकेटेड इंडियन फैसिनेशन विद द वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ्स। ये तो अब जाके हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं आज़ादी के टाइम की, वहाँ पर हम लोग क्या थे, फॉरेन को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। लेकिन अब आप देखो फॉरेन कल्चर हर जगह पे प्रमोट होता है, फॉरेन के शोज़ वगैरह भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। इनफैक्ट मिस्टर बिस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जो मोस्टली व्यूवर्स हैं वो भी इंडिया से हैं, क्योंकि अब उनकी वीडियोज़ डबिंग में आने लग गई, तो इंडिया के अंदर कोई बाहर का लोग आए तो बहुत तगड़े तरीके से वो वायरल हो जाता है। तो यही होता है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ रिमाइंड्स अस दैट नो सिस्टम इज एंटायर विदाउट द शॉर्ट कमिंग। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग की कर रहे हैं, टेररिज्म की कर रहे हैं, या फिर करप्शन की कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपने देखा होगा कि हर जगह पे करप्शन होता है, आपने ऑफिसेज वगैरह के अंदर भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते हैं जो कि बिना करप्शन के काम ही नहीं कर सकते। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि करप्शन एक ऐसा है जो कि वेरी शॉर्ट कमिंग होता है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लीड्स टू द राइज ऑफ मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज एट अ सेम लेवल इन इंडिया। एक बार आप खुद सोच के देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं बिहार से,
ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं दिल्ली से, और कुछ स्टूडेंट्स चलो मैं मान लेता हूँ कि अंडमान निकोबार से भी देख रहे हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ अंडमान निकोबार, और कुछ स्टूडेंट्स मुझे गुजरात से भी देख रहे हैं। तो क्या इन सभी का कल्चर एक जैसा है? क्या ये सभी एक जैसी आवाज़ बोलते हैं? क्या ये सभी एक जैसा करते हैं? नहीं। तो अगर मैं इन सभी का लीडर एक बना दूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने लीडर बना दिया दिल्ली से, तो क्या वो यहाँ पर बात समझ पाएगा? गुजरात के जो लोकल लोग हैं उनकी बात समझ पाएगा? चलो समझ जाता है, लेकिन वो क्या बिहार की लोकल लैंग्वेज समझ पाएगा? ये भी समझ गए, लेकिन साउथ इंडिया की लैंग्वेज वो समझ पाएंगे नहीं। सो इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग उनके लेवल्स हैं। तो हम इसका आंसर जो कहेंगे वो कहेंगे लैंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर कहा गया है कि द रिजल्ट ऑफ द ग्रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन अक्रॉस द कंट्रीज एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ का है, मतलब कि आपके पास में ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आप प्रोडक्शन और मार्केट कर सकते हो, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अ वुमेन एज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हम लोग इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं। सबसे फर्स्ट कहा गया कि वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा कि जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं था, उनको राइट्स नहीं थे पढ़ने के, तो ये राइट्स ऐसा कभी था ही नहीं, तो ये गलत है। फिर सेकंड आता है कि इट्स नाउ ईजियर फॉर द वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर दियर राइट्स। ये एकदम से सही हो गया कि अब उनके पास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ऐसे अधिकार दे दिए कि वो वेजेस के लिए उनके पास में प्रॉपर राइट है, राइट्स टू वर्क है, राइट टू इक्वल वेज है, वो सब उनके पास में राइट हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक कम्युनल माइंडसेट कैन लीड्स टू द एफर्ट्स टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर ए स्पेसिफिक रीजन ग्रुप। फिर सेकंड में बोला गया कि मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एज अ रिस्पॉन्स टू सच डायनामिक्स। तो देखो अभी यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि जो एक कम्युनल माइंडसेट होता है उससे क्या होता है हमारे पास में, हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि जो कम्युनल माइंडसेट होता है वो क्या करता है कि एफर्ट्स टू एंड दी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप। तो ये एकदम से सही बात है कि कम्युनल मतलब कि एक आप कम्युनिटी की बात करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप एक कम्युनिटी के उस लोग के साथ में आपका अलग ही अटैचमेंट होता है, उसकी बातें समझते हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर सेकंड बोला गया कि मेजोरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। नहीं, ये एकदम से गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए इज एकदम से करेक्ट। नेक्स्ट फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे और मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। भैया बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया। सो अब ब्रेक के बाद में आता है हमारा सेक्शन बी। तो देखो भाई सेक्शन बी जो है इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत कम आपको लिखना है। मैं पूरे एक्सप्लेन पढ़ के पैराग्राफ नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको इसमें इंक्लूड करना। जैसे कि सबसे फर्स्ट कहा गया कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट द एक्सक्लूसिव of each other but they move hand in hand, justify your answer with example। तो जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को कॉपी करना है, फिर उसके बाद में आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आप एक लॉजिकली सोचो कि इंडिया की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर। अब जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर से क्या मिलता है? वो मिलता है भैया हमें रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब कि खाने का भी मिलता है, रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कि फिर आगे इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉटन की, जिससे कि यहाँ पर क्लोथ बनेंगे। ठीक है, अब ये कॉटन के ऊपर गया, फिर ये इंडस्ट्री में गया, फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जाने से तो बस एक तरफ की साइकिल होती है, फिर एग्रीकल्चर में भी तो कुछ कुछ चीज़ें यूज में आती है। तो इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर में क्या आता है? जैसे कि इरिगेशन पंप हो गया, पीवीसी पाइप्स हो गई, मशीन्स हो गई, टूल्स हो गई। तो ये क्या होती है? पूरी साइकिल डिपेंड है, जैसे कि हैंड इन हैंड चलता है कि किसान ने जाकर के अपना रॉ मटेरियल बेचा मार्केट में, फिर मार्केट से इंडस्ट्री ने खरीदा, फिर इंडस्ट्री ने उसे कपड़े बनाए जो कि कंज्यूमर को दिए, वहीं पे इंडस्ट्री ने मार्केट से रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेके उससे पंप्स वगैरह बनाए, फिर वो फार्मर को बेचे। तो मतलब कि हैंड इन हैंड वो चल रहा है। तो यही सेम चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। अब जैसे कि मैं आपको बस फर्स्ट आंसर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी के आंसर आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब देखो इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ
इसके अंदर जो हमारे स्टेटमेंट है वो इस तरीके से रहेगा कि फॉर द इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया मे हैव द मेजर बूस्ट टू द एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर द रॉ मटेरियल्स एंड सेल दियर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स मशीन्स एंड टूल्स टू द फार्मर। तो आप समझ के बाद बस यही लिखनी थी आपको कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर द रॉ मटेरियल के ऊपर किसानों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जो किसान है वो उनके प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अब आप ऐसी लैंग्वेज नहीं लिख सकते, बस आप समझ लो, आप अपने वर्ड्स में से लिखो। फिर इसके बाद में क्वेश्चन यही आएंगे, अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% मैं आपको बोल रहा हूं। फिर उसके बाद में 22 वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि द सिल्क रूट्स आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब्सटेनेट दिस स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशन। तो वही काम यहां से कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद में पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसे लिखेंगे। तो भाई देखो, एक बार आप खुद लॉजिकली सोचो कि ये जो सिल्क रूट जब बना था तो इससे क्या हुआ था कि यूरोपियन देश एशियन देशों से मिले थे, फिर वहां पर क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा। जैसे कि हमारे इंडिया के पास में क्या थे, इंडिया स्टार्टिंग से इंडिया के अंदर ही आपको स्पाइसेस देखने को मिलेंगे। बाहर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको स्पाइसेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आप तो कनेक्शन अच्छे हो गए तो वहां पर स्पाइसेस देखने को मिले। इंडिया से गए स्पाइसेस यूरोप के पास में, फिर यूरोप के पास में एक बेशकीमती चीज थी, उनके पास में गोल्ड और सिल्वर था, तो उन्होंने हमारे से स्पाइसेस लिया, फिर ट्रेड में हमें गोल्ड और सिल्वर दिया, तो हमारे पास में प्रीशियस मेटल है, उनके पास में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई। तो यही होता है सिल्क रूट का मतलब। तो आप इसमें जब आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, तो इसमें कहेंगे आपको जो चीज़ इसमें इंक्लूड करनी है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि मतलब सिल्क रूट्स ओवरलैंड एंड ब्रॉड्स द टुगेदर द रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंक्ड एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका, ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद आप इसमें लिखेंगे ये वाला एग्जांपल कि जैसे कि चाइनीज पोट्री एंड टेक्सटाइल्स स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आल्सो ट्रेवल फ्रॉम द सेम रूट एंड इन रिटर्न द प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड सिल्वर्स फ्लोड फ्रॉम द यूरोप टू एशिया, ये आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में सेकंड वाले के अंदर इसमें कहा गया है कि न्यू क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द सर्वाइवल एंड वेलबिंग। तो अब देखो यहाँ पर सर्वाइवल और वेलबिंग की बात करी जा रही है। प्रोवाइड दिस एविडेंस टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको दो एग्जाम्पल याद होंगे कि यूरोप के अंदर जब एक बार भुखमरी आई थी तो वहां पर क्या हुआ था कि उन्होंने उनके पास में ट्रेड करके आए थे आलू। आलू खाने से क्या होता है, पेट भर जाता है, कम खाते हैं और पेट भर जाता है। तो इससे क्या हुआ कि आलू से जो यूरोप के अंदर लोग मर रहे थे वो बच गए। लेकिन वहीं पे जो दूसरा केस था आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड में क्या हुआ भाई, आयरलैंड के अंदर उन्होंने इतने ज्यादा आलू उगाए कि वहां पर सारे के सारे लोग स्टारवेशन से मर गए, वहां पर भूखमरी आ गई। तो यही आपको यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल में बताना है। जैसे कि यूरोप के अंदर क्या हुआ कि पुअर बिगिंस टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। और वहीं पर आयरलैंड में क्या हुआ कि प्योरेस्ट प्लेजेंट्स बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज दैट व्हेन द डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप्स इन मिड 1840s, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं वो स्टारवेशन से मर गए। कि मतलब ये क्या थे, ओवर डिपेंड थे। और वहीं पे ये क्या थे, ये भुखमरी से थे। तो यहाँ पर वेल बींग का और उसका एकदम से अच्छा खासा कनेक्शन है। अब इसके बाद में आता है 23rd क्वेश्चन। तो देखो 23rd के अंदर बहुत सिंपल सी बात कही है, कहा गया कि इंडिया विद द वास्ट पॉपुलेशन, इंडिया के पास में बहुत सारी पॉपुलेशन है, हमने इनफैक्ट चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। फिर उसके बाद में आता है कि डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पावर शेयरिंग दैट एग्जाम्प्लीफाई द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसा क्यों होता है कि जो पावर शेयरिंग होती है वो जरूरी होती है कि बिना उसके नहीं हो सकता। ठीक है, आप सिंपल से समझो कि ऐसा क्यों है कि पावर शेयरिंग इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसके अंदर ये लिखेंगे कि भैया इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहती है उसमें पावर शेयरिंग से क्या होता है कि उसको जहां पहुंच पाती, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व्स द पावर शेयरिंग विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज। जैसे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि इसमें होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो अब अगर आप इसमें इफेक्टेड हो तो फिर उसके बाद में यू हैव टू लिव विद दिस इफेक्ट, कि आपको इस इफेक्ट के साथ में ले रहे हो तो आपके पास में पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे बीइंग गवर्नड, कि आपके पास में राइट है कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए, कि गवर्नमेंट कहां पर उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, वो आपका वहां पे हक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेना, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है।
देन फिर इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में 24। अब देखो 24 के अंदर कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट इज एन इफेक्टिव वे टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जस्टिफाई दिस डिबेट। तो भैया ऐसा सिंपल सी बात इसलिए है क्योंकि अगर पावर शेयरिंग होती है जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अगर नहीं होता जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोकल आपके पास में क्या होती है, लोकल पावर चली जाती है, गांव तक आती है, लास्ट में हम लोग पंचायत की बात करते हैं। पंचायत में क्या होता है कि आप अपने गांव के मुखिया जो कि आप ही के साथ रहते हैं, आप उनके साथ में उठते बैठते हो। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुखिया को ही बताओगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधा प्रधानमंत्री को फोन करोगे, हाँ जी मोदी जी मुझे ये समस्या हो रही है, ऐसा तो आप करने नहीं वाले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब डाइवर्सिफिकेशन होता है तो पीपल्स को नॉलेज होती है कि भाई क्या काम करवाना है। जैसे कि मान लो कि आपके गाँव के अंदर आपके लोगों को 5-7 लोग होते हैं जो कि पता होता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, क्या हमें करना है, तो इसलिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही यहाँ पर है। तो देखिए ये ऐसा इसलिए होता है, अब इसके पीछे रीजन आपको लिखने, जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे कि पीपल्स हैव द बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन दियर लोकेलिटीज, उनको अपनी प्रॉब्लम्स पता होता है। दे आल्सो हैव द बेटर आइडियाज वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स मोर एफिशिएंटली। इसीलिए वहां पर अगर मान लो कि पावर नहीं रहती, जैसे कि आपकी पंचायत नहीं रहती, पावर रहती ही नहीं, तो क्या होता, तो भाई पता ही नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी एक सिटी के गांव के अंदर रहते हैं, तो क्या उस जिले के उसको पता होगा, जिले के प्रमुख को पता होगा, आपको कोई समस्या नहीं पता होगी तो पंचायत को ही पता होगा ना। इसीलिए यहाँ पर इंडिया के अंदर पावर दी गई थी। फिर नेक्स्ट आता है कि बिसाइड्स ऑल द लोकल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल्स टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और इसकी हेल्प से क्या होता है कि वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी, ये भी शॉर्ट आंसर है, इसमें भी मैं आपको बस पॉइंट्स ही बताऊँ। अब इसमें बोला गया कि बाय द 17th century एज एन अर्बन कल्चर बूम्ड इन China, the use of print is diversified. Explain the statement by giving suitable example। कि भैया देखो प्रिंटिंग जब 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, वो स्कॉलर्स के अलावा और भी लोग यूज़ में लेने लग गए थे। वो कैसे? देखो भाई सबसे पहले तो ये हुआ कि स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ में नहीं लेने लगी, मर्चेंट्स उसे यूज़ में लेने लगी। आपको इंक्लूड करना है कि मर्चेंट यूज द प्रिंट इन एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड द ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड आता है कि रीडिंग इंक्रीज होने लग गई, लोग काफ़ी ज़्यादा उनको पढ़ने की हैबिट पढ़ने लग गई, वो जैसे कि फिक्शनल स्टोरीज वगैरह आने लग गई, तो ये सब लोगों ने इंक्लूड किया। तो हम इसे बोलेंगे कि द न्यू लीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स, पोइट्रीज, ऑटोबायोग्राफी एंड एंथोलॉजी ऑफ अ लिटरली मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस। ये बुक्स बिकने लग गई जो कि अलग स्कॉलर से अलग लोग यहाँ पे पढ़ते, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आने लग गया। फिर नेक्स्ट आता है कि रिच वुमेन्स जो थी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी पोइट्रीज और प्लेस को लिखना स्टार्ट किया जिससे कि लोग उससे पढ़ने लग गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो यहाँ पर ये जो मिस्टर वाई है ये क्या करता है, एक गांव के अंदर रहता है और वो क्या है रूरल एरिया के अंदर रहता है, और उसके अंदर उसने देखा कि 5 लोग जो हैं काम करते हैं एक छोटे से एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर, और वहाँ पर 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए कि इसमें बोला गया कि रिमूविंग विल नॉट इफेक्ट्स द प्रोडक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है लाइन। फिर उसके बाद में बोलता है कि हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको देखो क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, मैं आपको बता दूँ। सबसे फर्स्ट तो आपको इसके अंदर ये बताना है कि भैया गवर्नमेंट स्कीम्स वहाँ पे लगाई जा सकती हैं, वो किसी फैक्ट्री के अंदर जाकर के काम कर सकते हैं, बाहर जाकर के काम कर सकते हैं। इसमें बात करी जा रही है एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा गांव के अंदर, तो वो आपको इंक्लूड करना है। अभी मैंने ऊपर आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये डेफिनेशन दिया है, तो आपको ये डेफिनेशन नहीं देनी है, आपको एग्जाम्पल देना है। तो अब आपको इसके अंदर एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है मनी कुछ ट्रांसपोर्टेशन में, जिससे कि क्या होगा कि स्टोरेज ऑफ क्रॉप रह पाएगा, जहाँ से कि मतलब छोटे छोटे ट्रक्स आ जा पाएंगे, जहाँ से कि एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेट हो पाएगा, वहाँ से लोग अपनी चीज़ें सेल कर पाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड ये आता है कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनने लग जाए, जैसे कि दाल मिल हो जाए या फिर एक कोल्ड स्टोरेज ओपन हो जाए, जिससे कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने उसको स्टोर कर पाए, अपने क्रॉप्स वगैरह को स्टोर कर पाए। फिर लास्ट में आता है कि विलेजेस के अंदर नियरेस्ट फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो कि हनी कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से कि फार्मर्स आ सकते हैं और अपना हनी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर सुनील और रमन है। एक सुनील जो है, सुनील को जॉब कहाँ पर मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और दूसरे को मिलती मतलब सुनील को मिलती है अनऑर्गेनाइज्ड में और रमन को मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो बोला जा रहा है कि सुनील जो डिससेटिस्फाइड है क्यों है रमन के कंपैरिजन में। तो अब आपको इसमें पॉइंट्स ध्यान रखो। अब अगर आप ये पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना, मैं आपको बताता हूँ। रमन हैप्पी है क्यों, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है।
क्यों ऐसा हैप्पी क्यों है? तो उसके लिए सबसे पहला रीज़न हम बताएंगे कि भैया उसका जो वर्क है ओनली फिक्स्ड आवर के लिए रहता है। अगर वो ओवर टाइम करता है उसे क्या मिलती है? ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेड होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स, गेट्स द सेवरल बेनिफिट्स लाइक एम्प्लॉय एज दे गेट पेड लीव्स, पेमेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड प्रोविडेंट फंड एंड ग्लोरिटी एक्सेट्रा, उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि दे सपोज टू गेट्स द मेडिकल बेनिफिट, उसको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर मस्ट इंश्योर द फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। तो देखो आपके पास में 3 पॉइंट्स हो चुके हैं जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहला क्या कि उसको फिक्स टाइम के ऊपर काम करना है, अगर ओवर टाइम करता है उससे पैसा मिलता है। फिर सेकंड ये आता है कि यहाँ पर उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि पेड लीव हो गया, उसके साथ में आप लोगों को उसको प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें। थर्ड में आप लिखेंगे कि उसे मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है, इसीलिए क्या है रमन हैप्पी। अब सेकंड आप लिखेंगे कि सुनील दुखी क्यों है? तो सुनील ने दुखी होने का ठेका इसलिए लिया क्योंकि वो एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि वहां पर उसे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, कि रूल्स और रेगुलेशंस हैं पर वहां पर फॉलो नहीं होते। फिर सेकंड आता है कि लो वो पेड होता है और रेगुलरली उसकी पेमेंट्स नहीं होती हैं। फिर उसके बाद में आता है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स, हॉलीडेज लीव्स ड्यू टू सिकनेस, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, उसे कभी भी बाहर निकाला जा सकता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है, इस वजह से वो दुखी है। बस इतने से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर आप समझोगे तो आप ज़्यादा याद रख पाओगे, अगर रटोगे ना इनको तो याद ही नहीं रख पाओगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में 27। अब 27 में कहा गया है कि डिफाइन एग्रीकल्चरल टर्म यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। तो आपको बताना है कि भैया वेजिटेबल्स वगैरह के लिए हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन वर्ल्ड। फिर सेकंड आता है कि इट इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर फ्रूट्स के भी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूसर है। फिर नेक्स्ट आता है कि इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल, की जितनी भी दुनिया के अंदर वेजिटेबल्स है वो इंडिया में ही 30% से ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि आपको एज अ डेटा में आपको ये याद रखने होंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ द ग्रेटली इम्प्रूव्ड देयर स्टेटस इन सोसाइटी ओवर द ईयर्स, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव द स्टेटमेंट। बस आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे कि पासिंग ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 में पास हुआ था। फिर सेकंड आता है कि इम्प्रूव लिटरेसी रेट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है कि वुमेन हैव द इक्वल राइट्स एज द मैन ऑन दियर फादर्स प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट आता है कि वुमेन कुड बी सीन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, साइंस, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट एक्सेट्रा, उनको हर एक फील्ड के अंदर एक्सेस मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आता है सेक्शन डी। अब सेक्शन डी जो है ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो अब केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जैसे कि अब यहाँ पर ये जो है अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप इसके आंसर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसका आंसर्स नहीं कर सकते। तो हम लोग हमारा टाइम सेव करने के लिए आप लोग इस वीडियो को रोको, इसको पॉज करो और इसको पढ़ो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रॉलेट एक्ट के बारे में बात करी जा रही है, जबकि यहाँ पर रॉलेट एक्ट गांधी जी ने प्रपोज किया था। ऐसा क्यों किया था आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट के थ्रू क्या था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ भी अगर हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आती थी, उनको बंद करती थी और उसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको जेल में डाल देती थी बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉ के। तो ये था रॉलेट एक्ट। अब इसके क्या क्या है, सबसे फर्स्ट तो यह है कि हाउ डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट, उन्होंने ब्रिटिश लॉ ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया था। हम इसे बोलेंगे कि वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर द रॉलेट एक्ट वाज टू सरपेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अनरेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर मेन रीजन ये था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं वो बाकी के इंडिया के अंदर ना हो, उनको रोक दिया जाए, ठीक है। ये था फर्स्ट रीजन इसका। फिर सेकंड ये आता है कि एग्जामाइन द इफेक्ट्स ऑफ एक्ट ऑन इंडियंस, कि इसका इंडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहला तो ये था कि द एक्ट गिव्स द अथॉरिटीज पावर्स टू प्रोहिबिट पब्लिक गैदरिंग एंड सेंसर द प्रेस। उनके पास में इस एक्ट को लगने के बाद में 2 पावर थी कि अगर कहीं पे भी पब्लिक जैसे कि स्पीकिंग हो रही है, जैसे कि हम बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे, जैसे कि अब मीटअप होते हैं, उस टाइम के ऊपर भी ऐसे मीटअप होते थे जिसके अंदर के लोगों को बताया जाता था कि हमें आज़ादी क्यों चाहिए, आज़ादी के लिए हमें लड़ना है। तो इस तरीके के एक्ट्स होते थे। फिर उसके बाद में ये आता था कि दे कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली एज इंडियंस वर नो लॉन्गर फ्री टू एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स। अब उन्होंने
प्रेस के ऊपर भी सेंसर कर दिया कि हम जो बोलेंगे वही आप लिखोगे। तो इससे क्या हुआ कि इंडियंस अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पाए, पब्लिक मीटिंग्स भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने लगा कि यहाँ पर रैंडम अरेस्ट भी होने लगा। ये क्या होता है रैंडम अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, कोई पब्लिक मीटिंग में इन्वॉल्व हो, तो आपको बिना किसी उसकी अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड डिटेंशन ऑफ पावर अंडर द रॉलेट एक्ट लीड्स टू द वाइड स्प्रेड मिस यूज ऑफ पावर, जिस वजह से क्या हुआ कि मिस यूज ऑफ पावर वहां पे होने लगा। फिर इसके बाद में आता है कि हाउ डिड महात्मा गांधी रिस्पॉन्ड टू रॉलेट एक्ट एंड प्रोवाइड वन रीजन फॉर हिज रिएक्शन, कि उन्होंने किस तरीके से इसके लिए रिएक्ट किया। देखो भाई, महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच एज अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6th of April। गांधी जी ने क्या करा कि भाई ये तो मैं चलने नहीं दूंगा, तो उन्होंने बोला कि मैं हड़ताल स्टार्ट करूंगा 6th of April को। तो ये जो डेटा है ये आपको अगर किसी आंसर में मिल रहा है तो ये आप एक अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आंसर को बिल्डअप करने में। फिर उसके बाद में आता है कि गांधी जी इन 1990 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने क्या करा कि सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में यही सेम पैराग्राफ है हमारे पास में, ये है वाटर एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर से। तो अब इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीज़ें जो कि ध्यान रखनी होंगी। अब ये पैराग्राफ आप रीड कर सकते हो, वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं। जल्दी से रोक लो, एक बार इसे पैराग्राफ को पढ़ लो। मैं इतनी देर एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखो, अरे पढ़ो, मुझे मत देखो। भाई आप लोगों की जब वीडियो बनाता हूँ ना, सच बता रहा हूँ मैं, मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5-2 घंटे, और उसके पहले 2-3 घंटे उसको बनाने के अंदर लग जाते हैं। मतलब जो कंटेंट आप देख रहे हो ऐसा थोड़ी होता है कंटेंट, इसको पूरा पूरा बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कलरिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद वीडियो प्रोड्यूसिंग, बहुत सारा काम रहता है। फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते यार, गलत बात है ना, जल्दी से लाइक करो। तो अब इसके अंदर बोला गया है कि गिव वन रीजन्स दैट कुड कंट्रीब्यूट टू वाटर स्केर्सिटी इन फ्यूचर, कि भैया ऐसा कोई एक रीज़न बताओ जिसकी वजह से कि भैया पानी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो है कि हर कोई बिना किसी मिस यूज़ कर रहा है वाटर का। तो हम लोग इसके अंदर रीज़न में लिखेंगे कि वाटर स्केर्सिटी इज मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू द वाटर्स अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसकी वजह से पानी की किल्लत आने वाली है। फिर सेकेंड ये आता है कि वाई द रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान वुड चूज टू इंस्टॉल द सबमर्सिबल वाटर पंप। ये बताओ कौन कौन लोग हैं राजस्थान से। लोगों को लगता है कि राजस्थान के अंदर ज़मीनें है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। ऐसा नहीं है भाई, कभी आना, बहुत सुंदर है राजस्थान। तो राजस्थान में ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर वो सबमर्सिबल वाटर पंप को इंस्टॉल करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत नीचे कुआं किया जाता है, मतलब 450 फीट्स तक नीचे जाता है, फिर उसके बाद में एक मोटर रखी जाती है, फिर वो पानी खींचती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीपल्स ऑफ राजस्थान हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर कलेक्टिंग द वाटर्स एंड हैविंग अ सबमर्सिबल वाटर टैंक दैट कुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि अगर जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर नदियाँ वगैरह बहुत कम है, जैसे कि हमारे पास में कुएं वगैरह हैं, अब तो काफ़ी सारी जगह बन गई, लेकिन पहले नहीं था। तो इसलिए क्या होता था, लोगों को ज़्यादा दूर जाना पड़ता था। तो अब क्या, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो 1 घंटे के अंदर आकर के खड्डा करते हैं नीचे ज़मीन में, सबमर्सिबल पंप लगाते हैं और एक टैंक लगाते हैं, जिससे कि पानी आकर के भर जाता है, तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ये इसका रीज़न था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि वाई द वाटर कंजर्वेशन इज क्रूशियल एंड डिस्कस एनी वन की फॉर द इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि भैया पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मतलब वाटर इज कंजर्वेशन इज क्रूशियल टू प्रोवाइड द क्लीन वाटर फॉर ह्यूमंस टू सस्टेन द लाइफ। अगर वाटर नहीं रहेगा, हम लोग कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 3-4 दिन मैक्सिमम है, उसके बाद में हमारी डेथ होना कन्फर्म है। और इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसर्न एफर्ट्स फ्रॉम एवरी पर्सन इन्वॉल्व्ड। वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सबसे पहला होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सफोस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम और बिल्ड अ स्टोन रबल रिजर्वर्स और लेक and
जैसे कि कैनाल वगैरह इसकी बात करी जा रही है, ठीक है। फिर सेकंड आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो। दो ही चीज़ें कि सबसे आपको तो सिंपल सा ये लिखना है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक डैम, कैनाल्स, और ये आपको लिखना है, रिजर्वर्स ये आपको लिखना है, और इसके अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है 36। अब देखो यार, ये मेरी फ़ोटो छोटी हो गई ना, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग के अंदर मैंने देखा कि छोटा हो गया। मैंने पहले सोचा कि मेरी फ़ोटो इतनी छोटी कर दूंगा, लेकिन अब इतनी छोटी हो गई, ठीक है। यार ठीक है, चलो इसे छोड़ते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक आई थी, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये जिस किसी से भी आप एक बार देख लेना। अब इसमें बोला गया कि ऑन व्हाट बेसिस द एनडीपी, यूएनडीपी, मैं क्या बोलता हूँ भाई, बता रहा हूँ ना, इतनी देर करने के बाद में अभी आज सुबह से, मतलब शाम का टाइम हो रहा है, अभी सुबह से मैं बाहर भी नहीं निकला, मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, कितना एफर्ट्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि किस बेसिस के ऊपर यूएनडीपी कंपेयर करता है। तो हम इसे बोलेंगे कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी जाती है यूएनडीपी के ऊपर, वो मतलब कंट्रीज को डिपेंड करता है एजुकेशनल लेवल के ऊपर और उनकी हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के ऊपर उसे कंपेयर किया जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड ये आता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रीफली, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को आप बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बोलेंगे कि भैया जो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है ऑफ इनहेंसिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट। समझ गए डेवलपमेंट का मतलब क्या था। आज से आप तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, मतलब मैं जब था मतलब मैं 10th क्लास में था, इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं, 4-5 साल बड़ा हूँ आपसे। उस टाइम के ऊपर आपको पता है इंटरनेट इतना नहीं था। आज जो इंटरनेट है, उस टाइम के ऊपर वो इंटरनेट था ही नहीं। जब मैं क्लास 10th में था, हमें तो पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है। यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ बनती है, ऐसे पढ़ा जाता है, और आप लोग तो पढ़ते ही यूट्यूब पे हो। हाँ, सारा काम ही यूट्यूब पे होता है। हमें तो उस टाइम पे पता ही नहीं था कि भाई यूट्यूब क्या है। फ़ोन भी नहीं था आप लोगों के पास में, तो आई थिंक प्राइवेट फ़ोन भी होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन, अब एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, हेल्थ केयर भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है, और उसी के साथ में हम हर किसी के पास में पावर भी आने लग गई। फिर लास्ट आता है कि मेंशन द अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अदर एस्पेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद में एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, रोड्स एक्सेट्रा के बारे में सारी की सारी उनके पास में एक्सेसिबिलिटी चेक करने का ये और होना चाहिए। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा सेक्शन ई। अब इसके अंदर देखो भाई, आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें आप लोगों को एक इम्पेयर्ड, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी रहेगा, और जो देख सकते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। तो देखो, अब यहाँ पे 37 में फर्स्ट वाले में हमसे कहा गया कि दो प्लेसेस हैं ए एंड बी हैव बीन मार्क, जो कि हमारे मैप के अंदर मार्क करा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बोला गया कि द प्लेस वेयर द पीजेंट सत्याग्रह टुक्स प्लेस। तो ये कौन सा था भैया, ये तो खेड़ा के अंदर था। ये कहाँ था, ये था खेड़ा के अंदर, जहाँ पर कि गांधी जी ने वो जो पीजेंट्स थे उनके लिए यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किया था। फिर सेकंड आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो कि हुआ था सितंबर 1920 के अंदर। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कैलकटा के अंदर, ठीक है, कैलकटा के अंदर ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ है जैसे कि सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क है महाराष्ट्र में, वो कहाँ पे है, वो है हमारा पुणे के अंदर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कोल माइन जो कि झारखंड के अंदर है, वो कौन सी है, वो है बोकारो, ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो, बोकारो है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, तो इसका हम लोग लिखेंगे तेहरी डैम है, ठीक है, क्या हो गया, तेहरी डैम हो गया। और फिर उसके बाद में आएगा कि अ सी पोर्ट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सी पोर्ट कौन सा है, तो यह है यहाँ पर हल्दालिया, ठीक है, हल्दिया। तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार द एंड ज़रूर से कमेंट कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसी के साथ में अगर आपको और भी पेपर देखना हो तो वो भी आप देख सकते हो।